प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषम चैनल पे। आज हम सामाजिक विज्ञान का कक्षा 7 का पाठ नंबर 3 भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने मौसम के बारे में पढ़ा था, आज हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो हमें इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके हमें आंसर मिल जाएंगे कि भारत की जलवायु को कौन कौन से तत्व विविध बनाते हैं। ठीक है, और मानसून क्या है, यह कैसे बनता है, जलवायु का समाज, संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, जलवायु की समझ हमें प्राकृतिक आपदा के लिए तैयार रहने में किस प्रकार सहायता करती है, और जलवायु परिवर्तन क्या है और इसके परिणाम क्या क्या होते हैं। तो इन सारे सवालों के जो जवाब हैं हमें इस चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मौसम, ऋतुएं और जलवायु। जलवायु एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग लोग सामान्यतः दैनिक बातचीत में करते हैं। प्राय इसका तात्पर्य मौसम से होता है, जलवायु से नहीं। दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, यानी कि मौसम और जलवायु दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मौसम क्या है। तो देखिए, जो मौसम है, मौसम वह है जिसे हम प्रतिदिन या हर घंटे अनुभव करते हैं, जैसे वर्षा, तेज धूप या तेज हवा। आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि मौसम क्या है, कि मौसम जो है हर घंटे बदलता है। आप देखते हो कई बार क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो धूप निकली होती है, दोपहर तक आते आते आंधी बारिश आ जाती है, तेज हवाएं चलने लगती है। तो जो मौसम है वो प्रतिदिन और हर घंटे बदलता है, जिसका हम अनुभव करते हैं। ठीक है, और यह समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, जो मौसम है वो चेंज होता रहता है, कोई उसका फिक्स नहीं है कि आज धूप ही निकलेगी या आज ऐसा ही होगा। तो जो मौसम है ये आपका समय समय पर बदलता रहता है। दूसरी ओर जलवायु मौसम का वह प्रतिरूप है जो किसी क्षेत्र या प्रदेश में लंबे समय तक, कम से कम कई दशकों तक अनुभव किया जाता है। ये प्रतिरूप क्षेत्र अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि देखिए, जो जलवायु है, जलवायु मौसम का ही प्रतिरूप है। ठीक है, लेकिन यह क्या होता है कि जो जलवायु है किसी भी एक क्षेत्र में एक लंबे समय तक वहाँ पे उसको महसूस किया जाता है। ठीक है, ये कई दशक का मतलब है वो 10 साल भी हो सकते हैं, 20 साल भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक जो मौसम जो अनुभव किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जलवायु कहते हैं। इससे पहले कि हम विभिन्न प्रकार के जलवायु पर चर्चा करें, आइए संक्षेप में ऋतुओं के विषय में जान लें। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है। यह आपको भी पता है कि जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ऋतुओं का निर्माण होता है। यानी कि जो ऋतुएं हैं, ऋतुओं का निर्माण कैसे होता है? ऋतुओं का निर्माण सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने से होता है। प्रत्येक ऋतु कुछ महीनों तक रहती है और प्रतिवर्ष पुनः आती है। आपने देखा होगा कि एक साल के अंदर जो ऋतुएं हैं वो अलग अलग आती हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं एक वर्ष में अनेक ऋतुएं होती हैं, जैसे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत। ठीक है, ये ऋतुएं क्रम से एक चक्र के रूप में आती हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऋतुओं का संबंध मौसम से है या जलवायु से? तो इसका उत्तर है दोनों से। ठीक है, कि अगर हम बात करें कि ऋतुओं का संबंध किससे, मौसम से या जलवायु से, तो उसका आंसर है कि दोनों से। मौसम का जो संबंध है, जो ऋतुओं का जो संबंध है वो मौसम से भी है और जलवायु से, दोनों से है। ठीक है, मौसम ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होता है। जो गर्मी में शुष्क एवं गर्म और मानसून में आर्द्र और वर्षा वाला होता है। किसी भी क्षेत्र विशेष की ऋतुओं के प्रतिरूप का वहाँ की जलवायु से गहरा संबंध होता है। विश्व के अधिकतर क्षेत्रों में 4 मुख्य ऋतुएं होती हैं: बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत। यद्यपि इन 4 ऋतुओं के साथ ही भारत में वर्षा ऋतु भी होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा एक वर्ष में विशिष्ट समय में वर्षा ऋतु या मानसून में ही होती है। ठीक है, यदि हम अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि मानव, पौधे और पशु जीवन ऋतुओं के साथ सामंजस्य में हैं। हम जो फसलें उगाते हैं, भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, ये सभी मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। आप देखते होंगे कि जो हम फसलें उगाते हैं, ठीक है, या जो हम भोजन करते हैं, कपड़े पहनते हैं, ये सभी मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। क्षेत्रानुसार बसंत की ऋतुओं में कुछ पेड़ और
झाड़ियाँ खिलती हैं, कुछ स्थानों पर वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं या शरद ऋतु के आते ही अपना रंग बदल लेते हैं, और कुछ पशुओं के शरीर पर ठंड के महीनों में घने बाल विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ऋतुओं को बदलना है, मौसम को बदलना, अपने आसपास ही महसूस कर सकते हैं कि कुछ स्थानों पर क्या होता है, जो वृक्ष हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, और उसके बाद में जो शरद ऋतु जब आती है तो उसमें कुछ पौधे अपना रंग बदल लेते हैं। ठीक है, और जो कुछ पशु होते हैं उन पशुओं के सिर पर ठंड के महीने में घने बाल विकसित हो जाते हैं। ठीक, सामान्यतः जलवायु लंबे समय तक स्थिर बनी रहती है, हालांकि वैज्ञानिक हाल के दशकों में विश्व की जलवायु में परिवर्तन का आंकलन कर रहे हैं। अध्ययनों से ज्ञात होता है कि इनमें से कई परिवर्तन मानवीय क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप हो रहे हैं। आइए पुनरावलोकन करें। पहला है कि मौसम वह है जिसे हम दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं, जैसे तेज हवाएं, वर्षा, गर्मी, सूखा आदि। ठीक है, यानी कि मौसम क्या है, मौसम वह है जिसे हम दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं, जैसे कभी तेज हवाएं चलती हैं, कभी बारिश होती है और कभी गर्मी होती है। ठीक है, ऋतुएं प्रतिवर्ष आती हैं और प्रत्येक ऋतु में किसी स्थान का मौसम भिन्न होता है। जो ऋतुएं हैं, ऋतुएं भी आपकी हर साल आती हैं और किसी स्थान पर इनका जो मौसम है वो भिन्न होता है। जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसमी प्रतिरूप है। विश्व में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब हम भारत में पाई जाने वाली जलवायु के प्रमुख प्रकारों के बारे में जानेंगे। ठीक है, भारत में जलवायु के प्रकार। जैसा कि हम जानते हैं, भारत विविधताओं का देश है। यह बात इसकी जलवायु के बारे में भी उतनी ही सत्य है। ठीक है, कि उत्तर में हिमालय पर्वतों में अल्पाइन जलवायु मिलती है, जहाँ शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी और बर्फीली होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शीतल होती है। जो अल्पाइन है, अल्पाइन शब्द आल्पस से आया है, जो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, संभवतः यहीं पर आपको भारत में सबसे अधिक मोटे कपड़े पहने लोग देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो कि हिमालय में जो जलवायु अल्पाइन जलवायु मिलती है, वह क्या है कि यहाँ पे सर्दी में अधिक ठंड होती है और बर्फबारी भी होती है। ठीक है, और जो गर्मियाँ होती है उसमें वो ठीक होती ज़्यादा, मतलब गर्मियाँ भी गर्मी होती, शीतल होती, ठंडी होती है वो। ठीक है, हिमाचल के निचले क्षेत्रों में भारत के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु प्राय समशीतोष्ण टेम्परेट कही जाती है, क्योंकि सर्दियाँ कम ठंडी होती हैं और गर्मियाँ बहुत अधिक गर्म नहीं होती। यहीं पर हमें कई पर्वतीय पर्यटन स्थल मिलते हैं, जहाँ मैदानी क्षेत्रों की गर्मी से राहत पाने के लिए प्राय लोग आते हैं। उत्तरी मैदानों में जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल है, जहाँ ग्रीष्मकाल अत्यधिक गर्म है और शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी होती है। यहीं पर भारत का अधिकांश गेहूं उगाया जाता है। पश्चिम में थार मरुस्थल की जलवायु शुष्क होती है, जहाँ दिन अत्यधिक गर्म, रातें ठंडी और वर्षा बहुत कम होती है। वहाँ के लोगों ने जल संग्रह करने और बचाने के लिए अनोखे उपाय विकसित किए हैं। पश्चिम तटीय पट्टी में मानसून के महीनों में भारी वर्षा होती है, जिससे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु बनती है, जो चावल और मसालों की खेती के अनुकूल है। मध्य दक्कन पठार की जलवायु अर्ध शुष्क है, जिसमें ग्रीष्मकाल गर्म, सर्दियाँ हल्की ठंडी और वर्षा ऋतु सामान्य वर्षा होती है। पूर्वी भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में हल्की सर्दी और मानसूनी हवाओं द्वारा नियंत्रित अलग अलग आर्द्र और शुष्क अवधियों के साथ उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जलवायु का अनुभव होता है। आप इनके विषय में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं जलवायु निर्धारित करने वाले कारक। विभिन्न प्रकार की जलवायु का निर्माण किन कारणों से होता है? अनेक कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं। वैश्विक स्तर पर कुछ सामान्य कारक हैं, जबकि कुछ कारक क्षेत्रीय या स्थानीय होते हैं। आइए कुछ कारकों को समझें। सबसे पहला है अक्षांश। ठीक है, भारत भूमध्य रेखा के पास स्थित स्थान है जो निम्न अक्षांशों पर हैं। वे गर्म रहते हैं, जबकि ध्रुव उच्च अक्षांशों के पास स्थित स्थान ठंडे होते हैं। ऐसा उस कोण के कारण होता है जिस पर सूर्य की किरणें किसी क्षेत्र विशेष पर पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर किरणें लगभग लंबवत होती हैं, जिससे उनकी संपूर्ण ऊर्जा पृथ्वी की सतह के एक छोटे से क्षेत्र पर केंद्रित होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में किरणें झुकी हुई या तिरछी होती हैं और ऊर्जा एक बड़ी सतह पर वितरित होती है। इसके अतिरिक्त उन्हें
पृथ्वी के वायुमंडल के बहुत बड़े भाग से लंबी दूरी पार करके गुजरना पड़ता है, जैसा कि चित्र पॉइंट 3.4 देख रहे हो। चित्र पॉइंट 3.4 इसमें कि देखो यहाँ से ये सूर्य की किरणें, सौर किरणें, ठीक है। आप देखो कि यहाँ से वायुमंडल है, ठीक है, और ये यहाँ से जो ये हमारा इसमें ही जो सूरज की किरणें वो सीधी पड़ रही हैं, ठीक है, जिससे उनकी ऊर्जा और अधिक नष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों को विषुवत क्षेत्रीय क्षेत्रों की तुलना में कम ताप मिलता है। हम इसे भारत में भी देख सकते हैं। कन्याकुमारी और निकोबार द्वीप समूह भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण लगभग पूरे वर्ष गर्म रहते हैं, जबकि उत्तर में श्रीनगर जैसे स्थान बहुत ठंडे होते हैं, ठीक। और दूसरा अब है हमारा ऊंचाई, एल्टीट्यूड। हमने पाठ में पर्वतीय पर्यटक स्थलों के विषय में पढ़ा है, जो अपनी ठंडी जलवायु के कारण लोकप्रिय पर्यटन केंद्र हैं। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जिनमें मुन्नार, थेनी, उधम, ऊटी, मदिकेरी, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, तवांग, शिलोंग आदि प्रमुख हैं। हम जानते हैं कि ये स्थान मैदानों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, लेकिन यह उनके ठंडे तापमान की व्याख्या कैसे करता है, आप इसके बाद पूर्ण उत्तर बाद में अपनी विज्ञान कक्षा में जानेंगे। सरल रूप में कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, साथ साथ तापमान भी कम होता जाता है। आप देखो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, हमने देखा होगा जो तापमान है, तापमान भी कम होता जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव और उसके परिणाम स्वरूप वायु का घनत्व कम हो जाता है, और जैसे जैसे वायु का घनत्व कम होता जाता है, वायु ठंडी होती जाती है, जैसा कि हमने मौसम को समझने वाले अध्याय में पढ़ा था। दूसरा है कि सूर्य पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, इसलिए सतह से जितनी अधिक दूरी होगी, हवा उतनी ही कम गर्म होगी। हिमालय इतना ऊंचा है कि इसके कई शिखरों पर तापमान जल के हिमांक से नीचे रहता है, जिससे वे हिम से ढके रहते हैं। अब है समुद्र से निकटता। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता। गर्मियां बहुत अधिक गर्म नहीं होती और सर्दियां बहुत अधिक ठंडी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र तापमान को नियंत्रित करता है। यह चित्र इस घटना का विवरण प्रस्तुत करता है। आपके विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में तटीय क्षेत्रों में भूमि और जल के गर्म होने और ठंडा होने पर चर्चा करते हुए इसे और विस्तार से समझाती है। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र समशीतोष्ण रहता है, किंतु जैसे जैसे आप तट से इस स्थल की ओर बढ़ते हैं, तापमान अधिक होता जाता है। ग्रीष्म काल में तापमान अधिक और सर्दियों में तापमान कम हो जाता है। उदाहरण के लिए मुंबई और नागपुर एक समान अक्षांश पर स्थित है, लेकिन मुंबई समुद्र के पास होने के कारण समुद्र ग्रीष्म काल में ठंडा रहता है, लगभग 32 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ हल्की सर्दी लगभग 18 डिग्री सेल्सियस होती है। जबकि तट से दूर होने के कारण नागपुर में ग्रीष्म काल में तापमान लगभग 44 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आप देख सकते हैं कि मुंबई में ताप परिसर अधिकतम न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर लगभग 14 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि नागपुर में यह अंतर 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हम बात करते हैं पवनें। पवन गर्म ठंडी वायु राशियों को संचारित करती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्राय पवनें पश्चिम से चलती हैं। ये पवनें अरब के रेगिस्तान से चलकर अफगानिस्तान होते हुए शुष्क और गर्म पवनें लेकर आती हैं, जो ग्रीष्म काल में भयंकर ताप लहर, हीट वेव का कारण बनती हैं। सर्दियों में हिमालय से ठंडी पवनें हिमालय के गिरिपाद में नीचे की ओर प्रवेश कर जाती हैं, जिससे शीत लहरें पैदा होती हैं। पवनें न केवल तापमान को प्रभावित करती हैं, बल्कि आर्द्रता और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले वर्षण को प्रभावित करती हैं। जैसा कि हमने देखा, मरुस्थलों से आने वाली हवाएं शुष्क होती हैं। इसके विपरीत समुद्र से आने वाली पवनें धरातल पर नमी लाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा हो सकती है। हम शीघ्र ही मानसूनी पवनों के बारे में भी जानेंगे। हम बात करते हैं स्थलाकृति टोपोग्राफी। किसी क्षेत्र की स्थलाकृति भी वहाँ की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए हिमालय और कराकोरम पर्वत श्रृंखलाएं भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया के ठंडे रेगिस्तानों की पवनों से बचाती है। दूसरी ओर थार मरुस्थल की लगभग
समतल स्थलाकृति के कारण गर्म और शुष्क हवाओं से बचाव के लिए कोई अवरोध नहीं है। अगले भाग में हम भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून में पश्चिमी घाट की भूमिका को समझेंगे। ठीक है, अब यह सब एक साथ देखें। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को उपयुक्त सभी कारकों द्वारा सामूहिक रूप से निर्धारित होती है। जलवायु में 3 दशक या उससे अधिक समय में किसी क्षेत्र का तापमान, वर्षण, वर्षा या हिमपात, कोहरा या धुंध की घटना और पवन की दिशा के प्रतिरूप का वर्णन सम्मिलित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मानसून। मानसून भारत में जीवन का केंद्र है। मानसून के महीनों के दौरान नदियां जल से भर जाती है, मिट्टी में नमी आ जाती है, फसलें उगती हैं और जीवन फलता फूलता है। शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से आया है। यानी कि जो मानसून शब्द है, मानसून शब्द ये कौन से किससे आया? ये अरबी भाषा के शब्द किससे आए? मौसम से आए। तो यानी कि जो मौसम है ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, और जिसका अर्थ है ऋतु। यह शब्द हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ प्रयुक्त होता है। मानसून का एक वार्षिक प्रतिरूप होता है। मानसून की क्रियाविधि जटिल होती है, परंतु यह एक साधारण तथ्य पर आधारित है कि भूमि समुद्र की तुलना में शीघ्रता से गर्म या ठंडी होती है। मानसून तापमान, वायुदाब और पवन की गति के बीच मूलभूत संबंधों को सामने लाता है। सरल शब्दों में कहें कि जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आरंभ होती है, एशियाई भूभाग गर्म हो जाता है, जिससे उस पर एक शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। चूंकि पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, इसलिए पवनें ठंडे उच्च दाब वाले महासागर से गर्म भूभाग की ओर चलती हैं। ये समुद्री पवनें नमी लेकर आती हैं जो गर्म भूभाग पर संघनित होती हैं और फिर भारी मानसून वर्षा होती है। इसलिए मानसून का अर्थ सामान्यतः पवनों की अपेक्षा मौसमी वर्षा से होता है। सर्दियों में यह प्रतिरूप विपरीत हो जाता है जब स्थल भाग समुद्र की तुलना में शीघ्रता से ठंडा होता है। अब जल स्थल भाग पर उच्च दबाव क्षेत्र विकसित होता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत कम दबाव के कारण गर्म रहता है। इससे पवनें विपरीत दिशा में चलती हैं, अर्थात भूमि से समुद्र की ओर, जिससे एशिया के अधिकांश भाग में शुष्क परिस्थितियां बन जाती हैं। भारत की बात करें तो मानसून की वर्षा सामान्यतः जून की शुरुआत में भारत के दक्षिण सिरे से प्रवेश करती है और कुछ सप्ताह में उत्तर की ओर बढ़ती है। जुलाई के मध्य तक यह संपूर्ण उपमहाद्वीप पर फैल जाती है। हालांकि यह सरलता से आगे नहीं बढ़ती है। पश्चिमी घाट स्थलाकृति के हमारे संक्षिप्त सर्वेक्षण को याद रखें। एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करता है। फलस्वरूप उनके पश्चिमी ढलान पर बहुत अधिक वर्षा होती है, जबकि पूर्वी ढलान में दक्कन पठार पर कम और प्राय अंतरालों के साथ वर्षा होती है। इसे सामान्यतः ग्रीष्मकालीन या दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। यह दक्षिण पश्चिम पवनों की दिशा को दर्शाते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये क्या है? ये बेसिकली जो दक्षिण पश्चिम की जो हवा की जो दिशा होती है उसको ये बताता है। ठीक है, शीत ऋतु के आगमन पर पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस समय हवाएं भूभाग से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। शुष्क हवाएं दक्षिण भारत में ठंड प्रारंभ कर देती हैं, लेकिन इसका एक भाग बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए कुछ नमी ग्रहण कर दक्षिण पूर्व भारत के कुछ भागों में वर्षा करने में सक्षम होता है। इसे शीत या उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। देखिए, अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, सबसे अधिक मेघालय में स्थित जो स्थान है मासिनराम। ठीक है, यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक लगभग 11,000 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, यानी कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो होती है हमारे मेघालय में, मासिनराम मेघालय में। ठीक है, अब हम बात करते हैं जलवायु और हमारा जीवन। हमारे जीवन का जलवायु से गहरा संबंध है और हम इस पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए जलवायु का प्रभाव स्थानीय संस्कृतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारत में ऋतुओं और कृषि गतिविधियों से संबंधित अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। जल जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। प्राय आपने यह सुना होगा कि मानसून फेलियर हो गया। इसका अर्थ है कि मानसून के मौसम में वर्षा का कम होना। यानी कि मानसून फेलियर का क्या अर्थ है? कि मानसून के मौसम में वर्षा का कम होना। ठीक है, ऐसे समय में कृषि प्रभावित होती है। लोग सामान्यतः महिलाओं को जल की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और कृषि श्रमिकों के नगरों की ओर। आप देख सकते हो भारत में कितने तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। बिहू, छठ पूजा, मकर संक्रांति, बैसाखी, पोंगल। ठीक है,
अब अभी शीतकालीन महोत्सव, हैमेस, लोसुंग उत्सव, गुड़ी पड़वा, लोहड़ी, ओणम। ठीक है। पलायन की संभावना होती है। खाद्यान्न बड़े पैमाने पर अनाज, सब्जियां, फल और महंगे हो जाते हैं, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। औद्योगिक गतिविधियां भी प्राय पूर्वानुमानित मौसम और जल की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं। विश्व भर में हम जलवायु और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बीच ऐसे संबंधों को सरलता से पहचान सकते हैं। जब जलवायु आपदाएं आती हैं तो ये स्थितियां विशेष रूप से तनावपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है। हम बात करते हैं जलवायु और आपदाएं। भारत में मौसम के विविध स्वरूप चरम स्थितियों जैसे चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और जलवायु संबंधी विकट आपदाओं को जन्म दे सकते हैं। ये घटनाएं लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, कृषि को बाधित करती हैं, आधारभूत ढांचों को क्षति पहुंचाती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। ठीक है। हम बात करते हैं चक्रवात। प्रतिवर्ष भारतीय तटरेखा, विशेष रूप से पूर्वी तट, कई चक्रवातों का सामना करता है। गत वर्षों में इनमें से कुछ अत्यधिक विनाशकारी रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप मानव और पशु जीवन की हानि हुई, संपत्ति और आधारभूत ढांचों को नुकसान पहुंचा, पेड़ उखड़ गए और मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव हुआ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आने वाले चक्रवातों पर नजर रखता है और उनके बनने, विकास और प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। चक्रवात कैसे बनते हैं? हमने देखे कुछ विशेष परिस्थितियों में समुद्र के पास वायुमंडलीय दबाव आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम हो जाता है, जिससे निम्न दबाव तंत्र बनता है। यह स्थिति आसपास के क्षेत्रों से पवन को निम्न दबाव क्षेत्रों की ओर खींचती है और धीरे धीरे यह निम्न दबाव का क्षेत्र समुद्र से स्थल की ओर बढ़ता जाता है। यह पवन अपने साथ नमी और वर्षा लाती है। जब निम्न दबाव क्षेत्र तीव्र होता है और पवन की गति अधिक होती है तो इसका परिणाम चक्रवात होता है। यानी कि देखिए, जो हवा का जो प्रेशर जब ज़्यादा बनता है और उसमें जो उसका प्रेशर है, ठीक है, वो प्रेशर तेज होगा और हवा की जो गति है वो अधिक होती है, तो जिससे क्या होता है कि इससे चक्रवात आता है। ठीक है। जैसे ही पवन नमी एकत्र करती है, वे बादल बनाती है और बाहर से अवदाब क्षेत्र की ओर घूमती है। यह केंद्र जो बादलरहित होता है, इसे चक्रवात यहाँ कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं बाढ़। सामान्य रूप से जब शुष्क भूमि पर जल का तीव्र प्रवाह होने लगता है तो बाढ़ आती है। ऐसा भारी वर्षा कारण हो सकता है जिससे सतह पर अत्यधिक जल बहने लगता है, जिससे भूमि सूख नहीं पाती। नदियों और झीलों जैसे निकायों में जल का अत्यधिक संचय हो जाता है, जिससे जल बाहर बहने लगता है और किनारे टूट जाते हैं। प्राय बाढ़ मानसून के दौरान आती है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य बाढ़ के लिए विशेष रूप से संवेदनशील हैं। ठीक है। आप ये देख सकते हो, समुद्र से नमी वाली हवा लेकर आती है। ठीक है। पवन समुद्र से नमी वाली हवा लेकर आती है, फिर यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है, फिर इससे क्या होता है, बादलों का निर्माण होता है। ठीक है। ये देखो, ये चक्रवात जब पानी ऐसे घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको चक्रवात। किसको? आंखों देख रहे हो ना आप, ये जिससे आंख होती है उस तरीके से ये चक्रवात ये बन रहा है। ठीक है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र में बाढ़ आती है जब हिम नदियाँ, झीलें सामान्य से अधिक मात्रा में निकास करने लगती हैं। हिम नदी झीलें अपने जल को रोकने के लिए चट्टानों और हिम का एक अवरोध बनाती हैं, जो प्राय पिघलते हिमनदों से आता है। यदि हम हिमनद बहुत तेजी से पिघलते हैं, जैसा कि प्राय होता है, यदि बहुत अधिक वर्षा होती है तो दबाव के कारण जल अवरोध को तोड़ सकता है। इसे हिमनदीय विस्फोट, ग्लेशियर बस्ट कहा जाता है। लोगों और संपत्तियों के लिए विनाशकारी होता है। ठीक है। ये आप देख सकते हो, बारिश के टाइम में ये होता कि चक्रवात से पेड़ पौधे टूट गए, भूस्खलन हो गया। ठीक है। जंगलों में आग लग गई, इस तरह की चीज़ें ये होती हैं। भारी वर्षा होने पर कई शहरों में बाढ़ आ जाती है। ऐसा जल निकासी व्यवस्था पर अत्यधिक बोझ या अनियोजित निर्माण के कारण हो सकता है। बहुधा यह जल मार्गों पर अतिक्रमण और जल प्रवाह के अवरुद्ध होने के कारण होता है। इसके अतिरिक्त शहरों में कंक्रीट या डामर की सतह जल को भूमि द्वारा अवशोषित नहीं होने देती है। हम बात करते हैं भूसंकलन। भूसंकलन शैल रॉक, मिट्टी या मलबे का अचानक ढहना है, जो प्राय भारी वर्षा, भूकंप या ज्वालामुखी सक्रियता के कारण होता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिमी घाट और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन आम बात है। ये घटनाएं प्राय मानसून के दौरान होती हैं। मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, स्वीकृत विधियों का पालन किए बिना
आधारभूत ढांचे का निर्माण तथा जल के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध करने वाली अत्यधिक इमारतों के निर्माण के कारण इन क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावना बढ़ गई है। बात करते हैं दावानल जंगल की आग। दावानल एक अनियंत्रित आग है जो जंगलों में तीव्र गति से फैलती है। प्रायः वे शुष्क जलवायु जन परिस्थितियों, सूखा या तेज हवा के कारण फैलती है। मानवीय लापरवाही भी इसका एक और आम कारण है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे घने वन प्रदेशों या घास के मैदान वाले राज्यों के साथ ही पश्चिमी घाट जैसी पर्वत श्रृंखला में दावानल एक आम बात है। आग जंगल के बड़े क्षेत्रों को नष्ट करने के अलावा वन्य जीवों, पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचाती हैं, हवा की गुणवत्ता को खराब करती हैं और स्थानीय समुदाय को विस्थापित होने पर विवश करती हैं। इसलिए इसके परिणाम पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों होते हैं। बात करते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य जलवायु में महत्वपूर्ण एवं दीर्घकालिक परिवर्तन है। यह संपूर्ण पृथ्वी पर या क्षेत्रीय स्तर पर हो सकता है और इसमें तापमान, वर्षा और मौसम की घटनाओं में परिवर्तन सम्मिलित है। पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने जलवायु परिवर्तन को प्रेरित किया। इसे समझने के लिए हम पिछले लाखों वर्षों को देख सकते हैं। हालांकि 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्यतः मानवीय गतिविधियों, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई, पर्यावरण के हानिकारक औद्योगिक उत्पादन एवं अत्यधिक अनावश्यक खपत के प्रतिरूप द्वारा प्रेरित रहा है। जीवाश्म ईंधन के जलने से जलवायु को प्रभावित होती है। पृथ्वी के प्राकृतिक कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें धीरे धीरे वायुमंडल में उत्सर्जित होती हैं, जो कि सूर्य से प्राप्त गर्मी को रोकती हैं। यह प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, पृथ्वी को जीवन के लिए आवश्यक अनुसार गर्म रखता है। हालांकि मानवीय गतिविधियां जैसे उद्योग, परिवहन और कृषि ने कुछ ही शताब्दियों में इन हरित गृह गैसों, ग्रीन हाउस गैसों का भारी मात्रा में उत्सर्जन किया। यह तीव्र वृद्धि अतिरिक्त गर्मी को रोकती है, जिससे तेजी से वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग होता है। यह जलवायु प्रतिरूप को बाधित करता है, जिस पर हजारों वर्षों से पेड़ पौधे, जानवर, मानव समाजों ने स्वयं को अनुकूलित किया। भारत में अनेक क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए 2025 के आरंभ में देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जिसके परिणाम स्वरूप सर्दी सामान्य से बहुत कम हल्की थी। इसका असर न केवल कृषि उत्पादन पर बल्कि अनेक लघु उद्योगों पर भी पड़ता है। यह मात्र एक उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे गर्मी होती पृथ्वी हमारे लिए बढ़ती चुनौतियों को सामने लाती है। जलवायु परिवर्तन और आपदा के कारणों के बीच के संबंधों को समझना हमें इन चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने में सहायता कर सकता है। यह समुदायों में अधिक पर्यावरण अनुकूल आचरणों और लचीलेपन एवं अनुकूल के निर्माण की आवश्यकता का भी समर्थन करता है। भारत सहित विश्व भर की सरकारें जलवायु परिवर्तन में न्यूनीकरण के उपायों को बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं, जैसे हरित गृहों के उत्सर्जन में कटौती, वृक्षारोपण, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना आदि। किंतु ये प्रयास प्रायः आर्थिक विकास और की बढ़ती आकांक्षाओं से टकराते हैं। आगे बढ़ने से पहले भारत की विविधतापूर्ण जलवायु इसकी भौगोलिक स्थितियों से प्रभावित होती है, जिसमें पहाड़, पठार और मरुस्थल सम्मिलित हैं। मौसम अल्पकालिक होता है। ऋतुएं प्रतिवर्ष चढ़ते जलवायु दशकों तक दीर्घकालिक प्रतिरूप को प्रतिबंधित करती है। अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पवन और स्थलाकृति जैसे कारक जलवायु को निर्धारित करते हैं। मानसून कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। यह फसल चक्र और आजीविका को प्रभावित करता है। जलवायु सांस्कृतिक परंपराओं, त्योहारों, कृषि और आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ी होती है। जलवायु की समझ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और चक्रवातों के लिए रहने में सहायता करती है। जलवायु परिवर्तन मौसम अथवा तापमान को अति की ओर ले जाता है। यह प्राकृतिक और मानवीय जीवन के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है। तो देखिए, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि आपने इसमें जलवायु को समझा। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने मौसम को समझा था। इसमें आपको मौसम और जलवायु में अंतर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मौसम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, सब भी आपको इसमें समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।